देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में हम सन 2023 का अनुसार हल करा रहे थे पहला सेट। तो पहले सेट के जितने सवाल हल कराए थे उनमें से 2 सवाल ऐसे थे जो कुछ बच्चों को दिक्कत कर रहे हैं। तो हमने पहले भी कह दिया था कि ऐसे अगर कोई सवाल होगा तो उसके लिए फिर से वीडियो दे दिया जाएगा। एक सवाल है आपका तीसरे का घा और चौथे का का, दोनों के लिए आपको फिर से वीडियो दिया जा रहा है। देखिए तीसरे का घ नंबर प्रश्न क्या था, अच्छे से समझा देते हैं फिर से। कह रहा है पूर्णांकों 1 से 11 तक में से यदाक्षया पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यदाक्षया चुने जाते हैं यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। ये सवाल है। देखिए अच्छे से समझते हैं हम इसको। तो हल में आ जाते हैं इसके। कह रहा है पूर्णांकों 1 से 11 तक में, पहले 1 से 11 तक पूर्णांक लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पूर्णांकों 1 से 11 तक में यदाक्षया 2 पूर्णांक चुने जाते हैं। तो इन 11 में से 2 पूर्णांक कितने प्रकार से चुनेंगे, वही एनएस का मान हो जाएगा। 11 में से 2 का चुनाव 11 C2 प्रकार से कर सकते हैं, ये एनएस का मान हो गया। अब इसे आप चाहे एनसीआर के सूत्र से खोलें बेटा। एनसीआर का सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल। चाहे इसकी ट्रिक होती है कि 11 C2 लिखा है तो 11 को खोलो कितने बार, 2 बार। तो 11 गुणते 10 बटे नीचे वाले खोलो 2 गुणते 1। ऐसे हल कर सकते हैं आप इसे, तब भी वही आएगा। चाहे एक बार खोल के तुम्हें दिखा देते हैं कितना आता। फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 2 और 11 माइनस 2 फैक्टोरियल 9। तो 11 गुणते 10 गुणते फैक्टोरियल 9, 2 गुणते 1 गुणते फैक्टोरियल 9 कट गया। इससे जो अभी हमने किया वही आ गया। ये आपका मान आ गया। चाहे तो इससे इसको काट दे, 5 दूनी 10, 11 पचे 55 आ गया एनएस का मान। अब देखिए 2 चीजें हैं। कह रहा है पूर्णांकों 1 से 11 तक में यदाक्षया 2 पूर्णांक चुने जाते हैं यदि उनका योग सम है, यानी योग सम होने की घटना दी हुई है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है, जिसकी देखिए इसमें सप्रतिबंध प्रायिकता लगेगी। जब ये चैप्टर पढ़ाया गया तो वहां पर प्रश्नावली, तो वहां पर बताया गया सप्रतिबंध प्रायिकता में क्या करते हैं, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है उसे ऊपर रखते हैं, जो प्रायिकता ज्ञात हो उसे नीचे रखते हैं। तो प्रायिकता दोनों पूर्णांकों के विषम होने की ज्ञात करनी है। अच्छा, दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इस घटना को अगर हम a मान लें तो जो दिया है उसको b मान लें, तो PA अपान B का मान ज्ञात करना है। अगर जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसे E और जो ज्ञात है उसे F मान ले, तो PE अपान F का मान ज्ञात करना है। हर बार यदि आप उस घटना को A या E मान लेंगे जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होगी और उस घटना को आप B या F मान लेंगे जिसकी प्रायिकता दी होगी, तो PA अपान B या PE अपान F का ही मान ज्ञात करना होगा। ये निश्चित हो गया। तो हम ये मान लें कि उनका योग सम होने घटना B है,
माना योग सम होने की घटना, सम होने की घटना बी है तथा दोनों पूर्णांक विषम होने की घटना ए है। दोनों पूर्णांक विषम होने की घटना, विषम होने की घटना ए है। तो सबसे पहले बी ही हम लिख लें। बी में कह रहा है कि यदि उनका योग सम हो, योग सम हो, तो योग सम कितने प्रकार से हो सकता है वो समझते हैं हम। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घटनाएं हैं, जिसमें से विषम संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। यानी विषम प्लस विषम करेंगे तब भी सम आएगा। विषम प्लस विषम बराबर सम आएगा, और सम प्लस सम करेंगे, सम प्लस सम करेंगे तब भी सम आएगा। जैसे विषम विषम जोड़ोगे आप तो विषम विषम घटनाएं आपकी कितनी है? विषम अंक इसमें 6 है। 6 में से 2 का चुनाव करना है तो 6C2 प्रकार से कर सकते हैं। सम कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5। 5 इसमें सम अंक है जिसमें से 2 का चुनाव हम 5 है जिसमें से 2 का चुनाव करना है, 5C2 प्रकार से कर सकते हैं। तो इस घटना में बात यह है कि योग सम हो, तो योग सम होने की 2 घटनाएं हैं। यानी अगर विषम से 2 का चुनाव 6C2 प्रकार से कर सकते हैं तब भी योग सम आएगा, और सम जो 5 अंक है उनमें से 2 का चुनाव करेंगे तो 5C2 प्रकार से आएगा। मतलब ये है या तो ये घटना होगी 2 अंक चुनने के लिए, या तो ये घटना होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर ये होगी तो ये नहीं होगी। यानी आप विषम से 2 अंक चुन लेंगे कि योग सम हो, तो नीचे वाली नहीं हो पाएगी, और सम लेकर 2 ऐसे अंक चुने जिनका योग सम हो तो ऊपर वाली घटना नहीं हो पाएगी। यानी बात यह हुई कि या तो आप इसका चुनाव कर लें या तो आप इसका चुनाव कर लें। ऐसी घटनाओं को कहते हैं अपवर्जी घटना, और जब घटना अपवर्जी होती है तो उनको जोड़ा जाता है। तो यानी NB बराबर होगा 6C2 या 5C2। या का मतलब योग। तो NB बराबर आपका हो गया 6C2 प्लस 5C2। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो NB बराबर आपका हो जाएगा 6C2 को ट्रिक से खोले तो 6 गुणते 5 बटे 2 गुणते 1 धन 5C2 को 5 गुणते 4 बटे 2 गुणते 1। तो NB बराबर कॉमन ले लें, 5 ऊपर से कॉमन हो जाएगा, नीचे से 2, तो आपका आ गया 6 प्लस 4, 5 बटे 2 गुणते 6 4 10, तो इसको काट दिया, 5 5 25 आ गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। कितनी घटनाएं ऐसी होंगी जो दोनों में मिलेगी? तो देखिए अभी तो हमने ए नहीं लिखा, तब ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ए क्या है? दोनों पूर्णांक विषम हो, दोनों पूर्णांक विषम हो ऐसी घटनाएं 6C2 है। यानी Na का मान है आपका 6C2। खोलना चाहे इसको तो ये हो जाएगा 6 गुणते 5 बटे 2 गुणते 1, काट दें तो 15 आ जाएगा मान Na का। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? चाहे हम सीधे निकाल लें या ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखिए इसमें भी 6C2 है और इसमें भी 6C2 है, ए में भी। इसका मतलब कि देखिए ए में क्या है? ए में हमने ए माना है दोनों पूर्णांकों का विषम होने की घटना, और योग उनका सम होगा। तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटनाओं में से 2 का चुनाव 6C2 प्रकार से कर सकते हैं, और ये दोनों पूर्णांक विषम हो योग सम हो तो 6C2 है। यानी 6C2 ही दोनों में मिल रहा है। तो आप इसको भी खोलेंगे अगर तो ये आ जाएगा ट्रिक से 6 गुणते 5 बटे 2 गुणते 1, चाहे एनसीआर के सूत्र से खोल लो, तो ये आपका 15 आ गया।
अब भाषा लिखेंगे यदि या दिया हो, यदि या दिया हुआ हो, दिया क्या है कि योग सम है, तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की साप्रतिबंध प्रायिकता। यदि या दिया हुआ है कि योग सम है, भाषा नोट कर लेंगे आप। यदि या दिया हुआ है कि जो 11 में से 2 पूर्णांक चुने गए हैं उनका योग सम है, तो इस बात की प्रायिकता की दोनों पूर्णांक विषम है, साप्रतिबंध प्रायिकता से P A अपान B बराबर हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B बटे PB। तो P A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा, N A इंटरसेक्शन B बटे NS, और बटे PB बराबर NB बटे NS होता है। तो चाहे आप मान रख दें NS का, चाहे NS से NS सीधे काट दें क्योंकि NS समान है। तो N A इंटरसेक्शन B का मान अभी अभी हमने निकाला 15 निकला, बटे NB का मान 25 है। काट दें आप, 5 से 5 × 15 5 25, 3/5 आ गया। तो पिछली बार जो बताया था उससे थोड़ा दूसरी तरीके से इसको समझाया हमने, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने थोड़ा दूसरे प्रकार से हल करने की कोशिश की। और चौथे का, अब हम चौथे का नंबर भी समझ लेते हैं क्वेश्चन। चौथे का प्रश्न कह रहा है आपका कि यदि f such that r tends to r कामा, जहां f सवाल पढ़ देते हैं, लिख ही देते हैं, जहां f बराबर है sin x और g such that r tends to r, जहां gx बराबर है x², तो f तथा gx का परिसर ज्ञात कीजिए। ये भी नए तरीके का सवाल तुम्हें दिखा, परिसर ज्ञात कीजिए। तो आते हैं हल में हम, और सबसे पहले हल में लिखते हैं प्रतिचित्रण, मैपिंग लिखी जाती है। तो प्रतिचित्रण हो गया आपका f such that r tends to r कामा fx बराबर sin x, g such that r tends to r कामा gx बराबर x²। तो fx और gx का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए y के जो मानों का समुच्चय होता है उसे परिसर कहते हैं, x का मान जो होता है उसे प्रांत कहते हैं, और y के मान को परिसर कहते हैं। यानी ये प्रांत है, ये परिसर है, और यही सह प्रांत है। सह प्रांत बड़ा होता है, उसी के अंदर आपको परिसर मिल जाता है। तो y के संभव मानों के समुच्चय को परिसर कहते हैं। अगर y के संभव मानों के समुच्चय को परिसर कहते हैं तो इसका सूत्र y बराबर fx होगा। तो आइए पहले fx और gx दोनों का परिसर निकालना है। तो परिसर के लिए किसके परिसर की बात कर रहे हैं, पहले fx के परिसर के लिए y बराबर fx। तो y बराबर fx का मान रखिए sin x, और इन सवालों में हमने बताया था x को अपनी तरफ रखते हैं और सिंगल रखते हैं। तो पहले sin x बराबर लिखते हैं, y हो गया, x बराबर हो गया sin इनवर्स y। अब x तभी परिभाषित होगा, दूसरे चैप्टर में पढ़ा आपने sin इनवर्स y का मान कितना होता है। x तभी परिभाषित होगा जब y का जो मान होगा -1 के बराबर या -1 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा हो। ये हमने कहां से लिख दिया, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा sin इनवर्स y का परिसर क्या होता है। तो यहां से हमने लिख दिया। अब इसी को थोड़ा और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं परिसर, यहां से लिख दें तो सही है। आप परिसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि
इक्वल टू लगा है तो इसका परिसर बंद अंतराल में -1 से 1 है। और दूसरे हिसाब से लिखना चाहते हैं तो y such that r लिख सकते हैं -1 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 1, चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। अब gx के परिसर के लिए, gx के परिसर के लिए, gx के परिसर के लिए क्या होगा, जैसे y बराबर fx था तो y बराबर अब gx होगा। तो y बराबर gx का मान है x स्क्वायर, पहले ही बताया x वाला पद अपनी तरफ रखो और सिंगल रखा जाता है, यानी घात है कुछ गुणा भाग है तो उधर दे देते हैं तो √y हो जाएगा। अब देखिए x कब परिभाषित होगा, अगर आप यहां पर y का मान तो इसमें देखेंगे, ये x के लिए है, y के लिए सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, दोनों तरफ x की तरफ भी y की तरफ भी, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यदि y का मान आप ऋणात्मक लेते हैं तो y का मान रूट के अंदर आप रखेंगे ऋणात्मक, और हमने कहा है रूट के अंदर जब ऋणात्मक आ जाए तो वास्तविक नहीं काल्पनिक हल होता है, हमें चाहिए वास्तविक। यानी x तभी परिभाषित होगा जब y का मान धनात्मक हो, x तभी परिभाषित होगा जब y का मान धनात्मक हो। इसका मतलब gx का परिसर, ये तो आपका था यहां तक जो निकाला हमने, ये fx का परिसर है, fx का परिसर, gx का परिसर क्या होगा तो हमने लिख दिया ऊपर ना, तभी x तभी परिभाषित होगा जब y का मान धनात्मक हो यानी r प्लस हो। ये हो गया gx का परिसर r प्लस, या इसी को और किस रूप में हम लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल 0 से +∞। इसका मतलब ना 0 लेंगे आप और ना प्लस का इन्फिनाइट लेंगे, ओपन इंटरवल बना है तो इसके बीच की सभी धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। तो gx का परिसर आप ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, इस तरीके से। दोनों सवाल जो थोड़ा अलग तरीके से थे, आपको इसके दोनों सवालों के वीडियो दे दिए गए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि दोनों समझ में आ गए हैं कि नहीं, नहीं तो आपको फिर से इसके लिए वीडियो दे दिया जाएगा। धन्यवाद।